28 तारीख को हमारा शरिया पुलिस छावनी में तब्दील हुआ। पलटू चचा तो नहीं पलटे मगर मुसलमानों को पलट दे, ये लोगों का कहना है। एक तरफ जहां लोग अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ लोग जो है वो सत्ताधारी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की ये बातें जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे पोर्टल मीडिया और अब प्रिंट मीडिया भी इसको पब्लिश करने लगा है। मगर सच्चाई क्या है, इस सिलसिले में हम बात करने आए हैं मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब से, जो खुद हमारे शरिया के ट्रस्टी भी है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी। जानिब हमारे शरिया में पहली बार 100 साल पुराना अदारा और इस तरह से पुलिस छावनी में तब्दील होना कितना ज्यादा अफसोसनाक बात है या शर्म की बात है। क्योंकि अभी देख रहे हैं आप कि जिस तरह से 26 तारीख को एक प्रोटेस्ट होता है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के, सबसे पहले उस सिलसिले में हम जाएंगे। मगर पुलिस छावनी में तब्दील होना हमारा शरिया, ये कितना हद तक का सही हो पाया है, हम मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब से गुफ्तगू करेंगे कि ये कितना हद तक का सही हो पाया है हमारा शरिया पुलिस छावनी में तब्दील होना, बकौल दूसरे लोगों का कि आप लोग खुद पुलिस लेकर पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जब अमीर शियत बन रहे थे और हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके मद्दे मुक़ाबिल थे, इमारत शरिया उस वक्त भी पुलिस छावनी में तब्दील हो गई थी। कोई पहला वाक़या नहीं है। खुद जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब जब अमीर शियत बन रहे थे तो उस वक्त तो उन्होंने मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवाया था। यही जनाब नीतीश कुमार साहब की पुलिस उनके सपोर्ट में थी। पूरी पुलिस छावनी में तब्दील हो गई थी। आज अगर पुलिस आई तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये पुलिस हम लोग इसलिए लेकर गए थे कि जनाब फहद रहमानी साहब जो उनके छोटे भाई हैं और ओरिजिनल अमीर शरीयत वही है, फैसल साहब तो डम्मी अमीर शरीयत है। और फैसल साहब तो अमेरिका में रहते हैं, इमारत शरिया को वही चलाते हैं। अमीर शरीयत के कमरे में वही बैठते हैं, इमारत शरिया के तमाम कारकुनान और मुअज़्ज़िज़ीन को वही हैंडल करते हैं। लेन देन, पैसे कौड़ी कहाँ क्या जाएंगे, वो सब फैसल साहब का ही फैसला, फैज साहब का फैसला होता है। फैज साहब तो एक डम्मी अमीर शरीयत है और इसलिए भी कि वो अमेरिकन है, हिंदुस्तानी है भी नहीं, तो बहुत कुछ उनको सोच समझ कर रहना पड़ता है। फैज साहब बड़े पैमाने पे इमारत शरिया के बैतुल माल से हम लोग मुतमईन नहीं पिछले कुछ सालों से, लेकिन ये बातें ट्रस्ट की मीटिंग में रखता आ रहा था। इन्होंने ट्रस्ट की मीटिंग बुलानी छोड़ दी। लास्ट मीटिंग इन्होंने 4 जनवरी 2024 को किया था, जिसमें हमने हिसाब किताब मांगा, तो उसके बाद उन्होंने मीटिंग ही नहीं बुलाई। 14 महीने हो गए। हमने जब उनसे कहा तो भी इन्होंने डिनाई किया। ये शूरा की मीटिंग बुलाते हैं, इमारत के खर्च पर 200-300 लोगों को बुलाते हैं, कभी कटक में बुला लिया, कभी कलकत्ते में बुला लिया और कभी रांची में बुला लिया, लेकिन ट्रस्ट की मीटिंग नहीं बुलाते। जबकि जब से इमारत शरिया ट्रस्ट बनी है तो ट्रस्टीज मेन है और हिसाब किताब उनके सामने आना चाहिए। तो हम लोग को शुबा था और बहुत दिनों से हम लोग टोक रहे थे, लेकिन फहद साहब के जो अपने मसल पावर हैं उसको वो इस्तेमाल कर रहे थे। खैर ऐसा नहीं है कि उनके मसल पावर का काउंटर नहीं किया जा सकता, दूसरे लोग बुज़दिल हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चलिए नहीं हुआ, वो मकसद नहीं था। तो हर साल रमजान में जितने पूरे साल डोनेशन आते हैं उससे ज्यादा एक बार रमजान में आता है, जो उम्मत मुस्लिमा की फराख दिली, वसअत क़ल्बी और ताउन और भरोसे एतमाद की वजह से वो रकम आती है। और अल्लाह जज़ाए खैर दे इमारत शरिया के उन तमाम मुहस्सिलीन और मुबल्लिगीन को, सुफरा को, जो दूर दराज शहरों में जाकर इमारत शरिया के लिए रकम वसूल कर लाते हैं। रमजान का ये आखिरी मौका नहीं, 27, 28, 29 रमजान जो होते हैं, यही मौका होता है कि तमाम लोग अपने अपने पैसे जो वसूल कर लाए वो इमारत शरिया में दे दिए और देकर वो ईद करने के लिए घर चले जाते हैं। बस ये वो टर्निंग पॉइंट होता है जब फहद रहमानी साहब इमारत शरिया में मौजूद होते हैं। जब छुट्टी होती है इमारत में, कोई ज्यादा लोग नहीं होते, चंद लोगों के सिवा, और फहद साहब फिर कमरे में बंद होते हैं और फिर माल अल्लाह जाने क्या होता है। जो माल बैतुल माल में पहुंचाए जाते हैं हमें उसी का हिसाब मिलता है। कितनी बहुत सारी चीजें हो रही है। तो हम लोग ये कई सालों से सुन रहे थे, हमेशा यही सोच रहे थे कि अभी पकड़ेंगे तो ये मौका ठीक नहीं, मिल्लत पर ये हालात है, मिल्लत पर ये हालात है, मिल्लत पर ये हालात है। भाई तो हालात तो हमेशा से है और रहेंगे, तो क्या इन चीजों को छोड़ दिया जाए, पकड़ा ना जाए? तो हम लोग चोर पकड़ने के लिए गए थे कि रंगे हाथों पकड़ेंगे, पहुंच तो गए। और ये भी सच है कि अंदर वो बैठे हुए भी तो फहद साहब और बाहर से ताला भी लगा हुआ था। हम लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि फहद साहब की नेचर हमें मालूम है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया ताकि बाद में ये इल्जाम हम पे ना लगे कि साहब हम लोग गुंडागर्दी करने पहुंचे थे, जैसा कि कहा जा रहा है। हालांकि जाहिर सी बात है, आम इंसान को गुंडा वही शख्स कह सकता है जो गुंडों की महारत रखता हो, जो गुंडों की जबान जानता हो। हम में से कौन आदमी हथियार लेकर गया था भाई? कौन आदमी हथियार लेकर गया था?
पुलिस को इन्फॉर्म किया तो 2 वजह थी पुलिस छावनी बनने की कल। देखिए पुलिस इससे पहले भी आई इमारत शरिया, उस वक्त मैं नहीं था, उस वक्त मैंने नहीं बुलाया था। एक बार हजरत मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में पुलिस किसने बुलाया था मैं बता नहीं सकता, लेकिन फैसल रहमानी साहब के इलेक्शन के जमाने में इन लोगों ने बुलाया था, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इनको बनाने में जिन लोगों ने साथ दिया उनमें एक मुजरिम में भी हूं। मुझे कहा गया था कि हिंदुस्तानी शहरी है, मुझे कहा गया था कि मिस्र से फारिग है, बहुत बड़े आलिम है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में शोबे इस्लामियात के सदर हैं और हिंदुस्तानी शहरी है। ये तो पहले भी आप जानते थे। नहीं पहले नहीं जानता, उनका आप सपोर्ट किया? नहीं उस वक्त मैं नहीं जानता था, उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं जानता था। मैं अगर उस वक्त जानता होता कि आलिम नहीं है तो एक बात याद रखिए कि हमदर्दी अपनी जगह पर, मैं उनके सपोर्ट में था, मैं इसे डिनाई नहीं करता, बिल्कुल नहीं। हमदर्दी अपनी जगह पर, इमारत शरिया के बुनियादी दस्तूर में लिखा है कि मारूफ आलिम दीन होना चाहिए, बुनियादी दस्तूर में लिखा है। तो हमें ये मालूम नहीं था कि आलिम नहीं है। जब बताया गया हमें, फहद साहब ने बताया कि ये जामिया अज़हर मिस्र से फारिग, जबकि मिस्र से फारिग नहीं है, मिस्र में जाके इन्होंने लैंग्वेज का कोर्स किया, वो भी बाहर रहकर, जैसे हमारे जेएनयू में बच्चे करते हैं, अच्छी अरबी, इनसे अच्छी अरबी बोलते हैं। हमारे जेएनयू के बच्चे, हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बच्चे इनसे अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। भाई वो इनकार नहीं किया, पुलिस नहीं लेकर गए, पुलिस तो पहले भी आई थी, आज ही इतराज क्यों हो रहा है, पहले पुलिस के आने पर इतराज क्यों नहीं है? मसला वो नहीं है, मसला ये है कि आप अहल हैं या ना अहल है, आप बहुत बड़े हैं बहुत छोटे, बात इसकी नहीं है, आप अहल हैं, कैपेबल हैं कि नहीं है। इन्होंने कहा मैं अहल है, हम भी जज्बात में पीछे पड़ गए कि साहब इनको बनाना है, इनको बनाएंगे तो मॉडर्न एजुकेशन, दीनी एजुकेशन का संगम हो जाएगा और इस कोलैबोरेशन से इमारत शरिया कहां से कहां पहुंच जाएगी। मगर इन्होंने इमारत शरिया को रुबे जवाल कर दिया और इतनी ऊट पटांग अपॉइंटमेंट तकरूरी कर ली इन्होंने, 200 लोगों की तकरूरी की है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, न पूछना है, न बैतुल माल से हिसाब लेना बात करनी है, न ट्रस्टियों से मंजूरी तक नहीं ली इन्होंने, मंजूरी तक नहीं ली, बस जी आइए मुरीद है हमारे, अच्छा आपका बेटा आइए यहाँ मुलाजिम बन जाएगा, आप क्या है सब आप हमारा लोटा उठाते हैं, चलिए आपका बेटा भी आ जाए, आप हमारे लिए मुसल्ला बिछाते हैं, यानी पूरा अजब सिस्टम कर रखा है। और ट्रस्टी अगर पूछता है तो कहते साहब ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे मुखालिफ है, हमें काम करने नहीं दिया जाता। तो हम 2 वजह से कल प्रिकॉशन लेकर गए थे हम लोग, बिल्कुल इनकार नहीं किया, पुलिस नहीं लेकर गए, पुलिस तो पहले भी आई थी, आज ही इतराज क्यों हो रहा है, पहले पुलिस के आने पर इतराज क्यों नहीं है। और इत्तेफाक देख लीजिए की जो सूरत हाल है, जो मौजूदा सूरत हाल है, ऐसे में अगर पुलिस अगर एक अदारे का दरवाजा खटखटाती है तो हम आवाज उठाते हैं, और हम खुद पुलिस को लेकर अगर मुस्लिम अदारे में पहुंचते हैं तो ये कितना नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए है, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, और आप हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान के सिस्टम को डिनाई करके नहीं चल सकते। फैसल साहब ने अपने इलेक्शन में पुलिस को क्यों बुलाया था, क्या जरूरत थी उनको पुलिस को बुलाने की, क्या मरे जा रहे थे वो कि पुलिस लानी पड़ी, मजिस्ट्रेट अपॉइंट करना पड़ा, उस वक्त सही था, उस वक्त हिंदुस्तान के हालात बिल्कुल सही थे क्या, 2021 में बन रहे थे तो उस वक्त हिंदुस्तान के हालात ऐसे थे कि मुसलमान फूलों के गुलदस्ते भी चल रहे थे, मुसलमानों के लिए फूल बिछाए जा रहे थे, बॉब लिंचिंग नहीं चल रही थी, उस वक्त एनआरसी यूसीसी का मामला नहीं चल रहा था, उस वक्त मुसलमानों पे मुसीबतें नहीं थी। देखिए ऐसा है, हालात अपनी जगह पर, झूठ जब सामने आएगा उस वक्त उसको एक्सपोज किया जाएगा, आग जब लगेगी पानी उस पर डाला जाएगा। आप ये नहीं कह सकती कि रात के वक्त मकान जले हैं तो इसलिए न बुझाइए कि रोशनी हो जाएगी, रोजेदारों को आसानी रहेगी, नमाज पढ़ने वालों को आसानी मिलेगी शहर जलने में, ऐसा नहीं, आग लगी तो पानी डालेंगे। पुलिस गई 2 वजह से, एक तो कि फहद साहब अपने लोगों के जरिए हम पे हमला न करवा सके और हम लोग हिसाब किताब लें, और पुलिस ने दरवाजा वगैरह नहीं खटवाया। अगर पुलिस अपने पावर का यूज करती तो बंद ताले को तोड़ न देती, बंद दरवाजे को खुलवा न देती, हम लोग दरवाजा नहीं खुलवा सके तो आप सोचिए कि पुलिस को हमने कैसा इस्तेमाल किया। दूसरी वजह ये थी कि जब मालूम हो गया हम लोगों को, पुलिस को जब मालूम हो गया कि साहब इसके अमीर जो है वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है, तो वो थोड़ा सेंसिटिव हो गए कि भाई कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जवाबदेही का मामला होता है ना, फिर एम्बेसी को बताना, फिर डिप्लोमेट, तो ये बड़ा मसला हो जाता। तो वो लोग भी अलर्ट हो गए, उन्होंने हंसते हुए पूछा कि साहब एक आप लोगों को बिहार में आलिम नहीं मिले थे, आप लोग को हिंदुस्तान में आलिम नहीं मिले थे कि आपने एक विदेशी को अमीर बना दिया, क्या करते, शर्म नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, सर झुका लिया अपना। हालांकि बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे से बड़े बड़े उलमा हैं जो हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी जगहों पर जाके शेखुल हदीस है माशाल्लाह, दरस बुखारी शरीफ दे रहे हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम बिहार में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बिहार में सब लोग जो है मुझ जैसे कम पढ़े लिखे और मामूली किस्म के, मेरा तो खैर छोड़िए मैं एक जाहिल आदमी हूं, लेकिन एक से एक माशाल्लाह अजीम लोग बिहार में मौजूद हैं। तो पुलिस इस वजह से हमारे साथ, ये 2 वजह है हमारे साथ जाने की। सूत्रों के मुताबिक आप लोग ऑलरेडी 20 या 22 मार्च को एक 5 स्टार होटल में आप लोग मीटिंग करते हैं,
اس میٹنگ میں آپ رہتے ہیں اور خالد انور صاحب رہتے ہیں, اشفاق کریم صاحب رہتے ہیں اور دیگر لوگ رہتے ہیں. اس میٹنگ میں ہی یہ بات یہ وضاحت ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہم لوگوں کو مسلم ہمارا شریعہ میں داخل ہونا ہے, اس میں کتنی حد تک کا صداقت ہے. اور یہ پری پلان آپ لوگ کل اس طرح کا یہ حرکت جو کیا گیا ہے اور ہمارا شریعہ یا پھر مسلمانوں کو جو شرم سے نیچا ہو رہا ہے مسلمانوں کا سر, یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح یہ پورا پری پلان کیا گیا. دیکھیے مسلمانوں کا سر جو ہے وہ شرم سے کبھی نہیں نیچا ہوگا انشاءاللہ. مسلمان اپنی جگہ پر صحیح ہے. شرم تو ہمیں آ رہی ہے اس دن پر کہ جب ہم نے ایک آدمی کو انجانے میں تھوپ دیا. شرم سر سے ہم لوگ کے جھک رہے ہیں کہ ہم نے آج وہ کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں جب پٹنہ جاتا ہوں تب ان حضرات سے ملتا ہوں جتنے لوگوں کا نام لیا آپ نے. آج سے تھوڑی نہ مل رہا ہوں. جناب ڈاکٹر اشفاق کریم صاحب کٹیہار میڈیکل کالج کے چیئرمین ہیں, جس کے ٹرسٹی ہوا کرتے تھے حضرت مولانا ولید حمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 20 یا 22 تاریخ کو روز جو میٹنگ ہوئی تھی وہ اس سلسلے میں میں بات اب واضح کر رہا ہوں. یہ 1 سال سے بات چل رہی ہے, 20-22 تاریخ کیوں کہہ رہی ہے؟ میں اقرار کرتا ہوں آپ کے سامنے, ہم 1 سال سے بلکہ کئی سالوں سے ہم بے چین ہیں بھائی کہ اب کریں تو کیا کریں, کریں تو کیا کریں. تو جب بیٹھتے تھے تب بات ہوتی تھی, جب بیٹھتا تھا تو بہت ساری باتوں میں یہ بات بھی آتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اسی پوائنٹ پر ہم بیٹھتے تھے. کسی کام سے بیٹھے, کھانا کھا رہے ہیں ہم لوگ, اب کھانا کھانے میں بہت ساری باتیں چلی. مولانا بتائیے عمارت شریعہ کا کیا حال ہے. آپ ہی نے کیا تھا نا, اپنے ہاتھ سے آپ اچھا آدمی کو بیٹھا دیے. ظاہر سی بات ہے تو اس وقت بات چلی کہ بھائی اللہ موقع دے گا تو غلطی کی تلافی کروں گا, اللہ موقع دے گا تو ان کو نکالوں گا, کسی اچھے عالم کو بناؤں گا. یہ 20-22 تاریخ کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ 1 سال سے چل رہی بات. گزشتہ رمضان میں ہم نے سوچا تھا کس کو پکڑوں گا ریڈ ہینڈ جا کے. گزشتہ رمضان میں ہی ہم نے تیاری کی تھی کہ ان کو ریڈ ہینڈ پکڑنا ہے تاکہ سارے پیسے بیت المال میں جائیں. اور وہی ہوا, پچھلے بیت المال کے پیسے وغیرہ کہاں جائے. آپ غور کیجئے نا, ایک صاحب آئے اور ان کو خوش کرنے کے لیے جناب فیصل صاحب نے ان کو ایک پروجیکٹ کا مینیجر بنا دیا. مولانا آدمی ہے, 45,000 روپے تنخواہ رکھ دی ان کی. کس سے پوچھ کے رکھی آپ نے؟ ٹرسٹ سے منظوری لی آپ نے, اکاؤنٹ بن گئے. ایک ٹرسٹ عمارت شریعہ کے تحت بہت سارے ٹرسٹ ہیں. ظاہر ہے عمارت شریعہ بہت بڑا ادارہ ہے, ہم ہیں آج نہیں ہیں, ہم جیسے لوگ آتے جاتے رہیں گے. امیر شریعت بھی بدلتے رہتے ہیں, کوئی تھوڑی نا. یہ عمارت شریعہ میں جو قانون ہے کہ امیر شریعت تاحیات, ہم نے کہا تھا کہ اس کو بدلنا ہے کہ اب تاحیات امیر شریعت کوئی نہیں رہے گا. کیونکہ پہلے آپ جانتے کہ پہلے کے لوگ کیسے بزرگ اکابرین تھے, وہ تاحیات بھی رہتے تھے تو شرما کے رہتے تھے, ایمانداری سے رہتے تھے. ان کو دیکھنے کے بعد ہم نے سبق لیا کہ نہیں, اب تاحیات نہیں. اب ایک امیر شریعت کا ٹرم 4 سال ہوگا اور زیادہ سے زیادہ وہ 2 ٹرم رہ سکتے ہیں. ایک جماعت اسلامی میں بھی ہے, دیگر جماعتوں میں بھی. تو جیسے مسلم پسندہ بورڈ میں 3 سال ٹرم ہے, 3 سال کے بعد پھر الیکشن ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا تھا کہ ان سے بھی مشورہ کیا تھا, جناب فیصل صاحب کو بھی ہم نے بتا دیا تھا, شاید ڈسکلوز کرنے کے بعد ہی وہ زیادہ برا مان گئے کہ یہ تو بڑی پلاننگ کر رہا ہے. اور دوسری بات کہ اب امیر شریعت جو بنیں گے ان کو اپنے عالم ہونے کی سند دکھانی ہوگی. بھائی آپ عالم ہیں تو اپنی سند پیش کیجئے, آپ کہاں سے فارغ ہیں, پھر آپ بنیے. کیونکہ دیکھیے امامت کرنے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے, دین کا جاننا کافی ہے. لیکن یہاں امیر شریعت بننے کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ معروف عالم دین ہو. تو اس طرح کے مشورے چل رہے تھے کہ بھائی اب عمارت شریعہ جو ہے وہ بہت نقصانات کی طرف جا رہا ہے, اور ایک فارنر ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری جگہوں پہ دیکھیے ان کے فارنر ہونے کی وجہ سے عمارت شریعہ کا وجود خطرے میں. گورنمنٹ اگر ہاتھ ڈالے گی تو اس لیے نہیں ڈالے گی کہ مسلمانوں سے نفرت ہے, ایک فارنر کو ہم اپنے سر پہ کیسے بٹھا لیے. اور ظاہر ہے کہ ہم اس قصور سے ہم اپنے آپ کو پیچھے نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرا کوئی قصور نہیں, میرا کوئی جرم نہیں. میں تو اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بنانے میرا جرم ہے. اور بھی آپ نے کہا کہ تاحیات کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہاں پہ, ایک جو ریجولیشن وہاں پہ آلریڈی منصور جو پاس کیا گیا ہے یا جو منصور ہے وہاں کا. مگر ابھی جب شبلی صاحب کی جب بات آتی ہے تو مولانا شبلی صاحب کو کیسے تاحیات ناظم کے طور پر آپ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ کس نے ایکسیپٹ کیا تاحیات؟ وہ ٹرسٹی جو جتنے لوگ بنے ہیں نا, فاؤنڈر ٹرسٹی, وہ تاحیات ہے. وہ حضرت مولانا ولید حمانی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے میں بنایا تھا تاحیات. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی غور کیا جا سکتا ہے.